सेंस ऑफ क्लैरिटी वॉज देयर कि मुझे करना है तो मुझे अभी उसको इतने टाइम में 24 आवर्स ही है, बट मुझे दोनों मैनेज करना है क्योंकि पढ़ाई तो करनी ही है, वो तो हम करते ही है पढ़ाई, बट ये भी इंटरेस्ट है, तो दोनों पढ़ाई भी हिंडर ना हो, ये भी पैरेलली दोनों साइमल्टेनियसली होना चाहिए। हेलो प्रीत। हेलो। तो आज एंटरप्रेन्योर्स ऑफ गुजरात के एक नए पॉडकास्ट में आज हमारे साथ है प्रीत शाह, जो कि डायरेक्टर एंड सीईओ है पिंक्स ट्रैवल्स के। पिंक्स ट्रैवल्स एक टूरिज़्म कंपनी है जो कि 2 डेकेड से टूरिज़्म को शेप कर रही है। तो आज हम जानेंगे प्रीत शाह की जर्नी और उसके साथ साथ पिंक्स ट्रैवल्स की जर्नी और कैसे टूरिज़्म कंपनीज वर्क करती है, क्या बैकग्राउंड रहता है, कैसे बिजनेस वर्क करता है। तो आज हम जानेंगे इन सब के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि प्रीत आप कितने साल के हो? आई एम राइट नाउ 20। अच्छा, तो प्रीत हमारे साथ है जो कि सिर्फ 20 साल के है और वो है डायरेक्टर एंड सीईओ। तो आप मुझे थोड़ा आपका बैकग्राउंड बता सकते हैं कि सिर्फ 20 इयर्स की एज में आपने इतना सब कुछ आप कैसे मैनेज कर पा रहे हो और कैसे आपने सीखा ये सब? पहले तो मैं सौम्या जी का थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया ये पॉडकास्ट में। जैसा आपने बताया कि 20 इयर्स में कैसे मैनेज हो पा रहा है, तो मैं मेरी बैकग्राउंड हिस्ट्री पहले आपको थोड़ी बताता हूँ। दैट मैं ये बिजनेस में जब मैं 14 इयर्स का था तभी मैंने एंट्री ली थी। एक्चुअली जब मैं 14 इयर्स मतलब आप शायद 8 या 9? यस करेक्ट, 8-9। तो 14 इयर्स का मैं था तभी मेरा जो पैशन था, मेरा जो इंटरेस्ट था वो ट्रैवल एंड एक्सप्लोरेशन में ज़्यादा था। तो कोई भी डेस्टिनेशन की कोई भी नॉलेज हो या कोई भी सेमिनार हो या फिर कोई भी के डेस्टिनेशन नॉलेज सेमिनार हो, उसमें मुझे इंटरेस्ट था। तो वैसे ही ट्रैवल में मुझे इंटरेस्ट था और तो मैंने 14 इयर्स से ही ऑफिस आना ज्वाइन किया। फर्स्ट मैंने जो लर्न किया वो था ऑपरेशंस एंड कोरस्पॉन्डेंस वर्क, बिकॉज टूरिज्म में ग्राउंड वर्क से लेके आपको स्टार्ट करने के लिए उसका बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। एक्चुअली जो पिंक्स ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो दैट कंपनी इज़ फाउंडेड बाय माय फादर मिस्टर पिंकल शाह एंड ही इज़ द ऑनरेबल चेयरमैन ऑल्सो। सो उन्होंने कंपनी फाउंड की अराउंड 2000 में। सो पिंक्स एट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वी वर फर्स्ट इनटू द कार एंड बसेस रेंटल, हमने वहाँ से हमारी जर्नी शुरू की थी। उस टाइम पे हम लोग द मेन थिंग इज द सर्विस इज द मोटो। हमारा मेन मोटो वही था कि सर्विस अच्छी देनी है, बढ़िया देनी है, क्योंकि अगर कस्टमर को सेटिस्फैक्शन इज द मेन थिंग। तो उस वक्त ट्रैवल एंड टूरिज्म से पहले मेरे फादर का पार्सल एंड कुरियर सर्विस का बिजनेस था। जो जब पिंक्स ट्रैवल शुरू नहीं हुआ था उसके पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो हमारे काफ़ी कॉन्टेक्ट्स और उसकी वजह से वो पार्सल सर्विसेज और कुरियर सर्विसेज काफ़ी सारी कंपनीज में करते थे। सो वहाँ पे एक दिन वो कुरियर शिपिंग के वक्त उनको वहाँ पे एक पर्सन ने बोला कि आप एक काम क्यों नहीं करते, आप ट्रैवल कंपनी क्यों शुरू नहीं करते हो, दैट इज़ दी स्कोप इन द कमिंग ईयर्स। तो फादर ने बोला कि ठीक है, बट द इंडस्ट्री नॉलेज एंड वो सब भी होना ज़रूरी है कि नहीं, आप करिए शुरू, हमारे पास बुकिंग्स आएंगे, हम आपको केटर करते रहेंगे। तो उस वक्त हमने स्टार्टिंग में जब शुरू किया तब कमीशन बेसिस पे शुरू किया। दैट उनके पास से जो बुकिंग्स आते थे वो हम रूट करते थे और उस वक्त हमको अराउंड 25 पैसा कमीशन मिलता था उस वक्त। तो वहाँ उस वक्त की बात कर रहा हूँ, 25 पैसा वॉज लाइक 25 रुपीज़ उस टाइम पे। तो वैसे ही हमारी शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे फादर ने हमारी फर्स्ट टैक्सी सेगमेंट में हमने इंडिका इंट्रोड्यूस की पिंक्स में। और एज मैंने बताया पहले भी आपको दैट सर्विस वाज द मेन मोटो। तो सर्विस में हम लोग कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए उस वक्त VCDs आती थी, आपको पता हो तो VCDs में हम लोग आपके चॉइस के 4 मूवीज उसमें शोकेस करवाते थे विथ प्रॉपर फूड हैम्पर ऑल्सो इज प्रोवाइडेड, उसमें हम प्रोवाइड करते थे कार में। तो जो कस्टमर्स आता था हमारी सर्विस, तो उसको पता नहीं होता था, दैट वाज टोटली एन एड ऑन। मतलब कुछ सरप्राइज, कुछ सरप्राइज जैसा कुछ उसको फील या सेटिस्फेक्शन आना चाहिए। और उस टाइम पे तो शायद वो मूवीज का भी उतना सबके पास उतना कंटेंट नहीं था। हाँ, नहीं होता था। तो फिर हम ओरिजिनल VCDs की CDs मेरे फादर उस वक्त पे रखवाते थे और उस तरह की सर्विसेज वहाँ से शुरू हुई। तो
फ्रॉम नाउ लाइक ओवर 2 डिकेड्स तक अभी स्टार्ट हुआ था कार एंड कोच रेंटल से, अभी हम लोग टूर पैकेजेस में भी है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल में, क्रूज बुकिंग में भी है, पासपोर्ट वीज़ा सर्विसेज में भी है, होटल बुकिंग्स में भी है, एयर टिकट्स में भी है। तो वो सब धीरे धीरे वहाँ से शुरू हुआ, तो अभी तक की जर्नी, अभी राइट नाउ हम लोग सारी टूरिज्म सर्विसेज केटर करते हैं। और अभी करंटली हमारे इन हाउस 85 से 90 प्लस व्हीकल्स इन हाउस खुद के पूरी रेंज है, फ्रॉम 4 सीटर टू 49 सीटर, जिसमें क्योंकि क्या है कि रेंज अगर कस्टमर की नीड है तो उस हिसाब से हमको प्रोवाइड करना रहता है, तो उस हिसाब से सारी रेंज है। और अभी मैं मेरी जर्नी की बात करूं तो मेरी जर्नी में जैसे कि मैंने बताया कि 14 इयर्स की मेरी एज थी तभी मैं आ गया था, तो तभी मैं मेरे जो फादर है उनसे सीखता था कि हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स, बिकॉज मुझे इंटरेस्ट था ट्रैवल एंड टूरिज्म में, बट नथिंग अबाउट द इंडस्ट्री, दैट हाउ द बिजनेस वर्क्स। 8-9 स्टैंडर्ड में तो आपने अगर एज अ जनरल स्टूडेंट देखे तो मतलब किसी के पास ऐसा अपॉर्चुनिटीज भी नहीं रहता होगा, तो आपको मतलब आपके फादर ने गाइड किया कि आपको ज्वाइन करना चाहिए, या फिर मतलब आपको खुद से हुआ हाँ, हमारा फैमिली बिजनेस है तो मैं भी ऑफिस जाऊँ और कुछ 2 चीज़ नहीं सीखूँ? हाँ, तो हमारे यहाँ पे इंडिया में ऐसा माइंडसेट है या लाइक पुराने ज़माने में कि चलो बिजनेस है दादाजी का या पापा का, तो लाइक ज्वाइन हो जाते हैं। अगर फैमिली में से बोला कि चल तेरा हो गया, पढ़ाई कंप्लीट हो गई तेरी, तो अभी तुझे बिजनेस में ज्वाइन करना है, उसको फोर्स करते हैं कि तू ज्वाइन हो, तो उसके पास वो कुछ ऑप्शन रहता नहीं है। अगर उसको इंटरेस्ट नहीं होगा तो भी वो उसको ज्वाइन करना रहता है। बट राइट नाउ द करंट सिनारियो इज टोटली डिफरेंट। जैसे कि मैं जब था तब मुझे इंटरेस्ट था, और मुझे लाइक सबको ऐसा नहीं है कि मेरा फैमिली बिजनेस है मेरा पापा का इसीलिए मैं आया हूँ ये बिजनेस में। 2 चीज़ होती है, फैमिली बिजनेस है और आप आ रहे हो, बट कुछ प्रोडक्टिविटी या आउटपुट या इंटरेस्ट और स्किल के बगैर आप आ रहे हो तो वो कुछ यूज़ का नहीं है। करेक्ट, उससे कुछ इम्पैक्ट क्रिएट इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता। हाँ आउटपुट कुछ आप लेके आ रहे हो तो फिर उसका कोई मतलब। हाँ, अभी जैसे कि मैं आया तो मेरा इंटरेस्ट था, लेट उन्होंने मुझे चॉइस दी थी कि क्या करना है, तो मैंने बोला नहीं मुझे यही बिजनेस में आना है, मेरा पैशन है, मेरा इंटरेस्ट है। तो वो जर्नी वैसे शुरू हुई कि ऐसा नहीं है कि फैमिली बिजनेस है इसीलिए मैं आ गया हूँ, फैमिली बिजनेस है इसलिए आया तो हूँ बट इंटरेस्ट के साथ आया हूँ। हाँ, मतलब आपके पापा ने एक हद तक उसको एक्सपेंड किया, अभी आप उसको कुछ नेक्स्ट लेवल पे हाँ, तो कुछ मतलब बनेगा ना। करेक्ट, मतलब वही आप कर रहे हो। करेक्ट। तो जैसे कि इंटरेस्ट है तो मैं मेरी प्रोडक्टिविटी और मैं मेरा एफर्ट दे रहा हूँ, तो वो मुझे आउटकम दिख रहा है उसमें, तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़, जब मैं यहाँ पे जैसे कि स्कूल का टाइम था, जब मैं 14-15 इयर्स का था, तो बेसिक ट्रेनिंग लेता था हर एक डिपार्टमेंट का कि आइटनरीज कैसे क्रिएट होती है, कैसे B2B B2C वर्क करता है, डिफरेंट क्लाइंटल बेस। तो आइटनरी कैसे क्रिएट करोगे आप, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू ले सकते हो? हाँ, तो जब मैंने सीखा था तो पहले तो आपका कस्टमर है वो आपके पास कोई स्पेसिफिक डेस्टिनेशन का नॉलेज लेने आ रहा है, तो उसका रिक्वायरमेंट क्या है, पहले तो उसकी ट्रैवलिंग डेट क्या है, उसका उसका बजट क्या है, उसका कौन सा उसको मील प्लान में क्या चाहिए, ऑल मील्स चाहिए या ब्रेकफास्ट ही चाहिए या ब्रेकफास्ट डिनर चाहिए, तो वो सब मैंने रिसर्च करके सीखा। मेरे फादर के साथ मैं ग्राउंड ट्रेनिंग लेता था कि कैसे ये वर्क होता है, क्या होता है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है उसके अंदर, अगर कुछ हो जाए तो क्या क्या कंप्लाइंसेस हमको ध्यान में रखने रहते हैं आइटनरीज के वक्त, या टूर पैकेज टोटली टूर प्लान की मैं बात करूँ तो कि एयर टिकटिंग से लेके या फिर पासपोर्ट सर्विसेज से लेके या फिर होटल बुकिंग से लेके या ट्रांसपोर्टेशन, ये पूरा टूर प्लान में क्या क्या आपको माइंडसेट रखना रहता है और कि कस्टमर को इजीली और अच्छा एक्सपीरियंस मिले। टोटली उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं कहीं जगह से लूप होल है। तो वो पहले मैंने धीरे धीरे करते, मेरे स्टडीज़ भी साथ में की मैंने, ये भी मैंने बैलेंस रखा, मेरे बोर्ड्स के वक्त भी, मेरे 10th 12th में भी मैंने दोनों को बैलेंस में रखा है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो मेरा स्टडीज़ हिंडर हो रहा है या साइड में हो रहा है, मिस हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है और मुझे किस तरह से मेरा रूटीन और मुझे किस तरह से मेरा बैलेंस रखना है दोनों के बीच में। सेंस ऑफ क्लैरिटी वाज देयर कि मुझे करना है, तो मुझे अभी उसको इतने टाइम में 24 आवर्स ही है, बट मुझे दोनों मैनेज करना है, क्योंकि पढ़ाई तो करनी ही है, वो तो हम करते ही है पढ़ाई, बट ये भी इंटरेस्ट है, तो दोनों पढ़ाई भी हिंडर ना हो, ये भी पैरेलली दोनों साइमल्टेनियसली होना चाहिए।
तो इस हिसाब से करते करते फिर मैंने टूर गाइडिंग भी किया हुआ है। यहाँ पे अहमदाबाद में कुछ हमारे ग्रुप टूर्स आते थे या फिर कोई भी डेस्टिनेशन का, तो मैंने पर्सनली मैंने ग्रुप्स को टूर गाइडिंग भी कुछ टूर्स में गया हुआ हूँ मैं। फिर मेरे फादर ने मुझे फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई थी। अच्छा। तो आई हैव डन फ्रेंच एज अ डिप्लोमा। तो मैंने 3 साल का कोर्स किया है यहाँ पे एलियंस फ्रांसेस करके, फ्रेंच एम्बेसी का ही ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन है, या अहमदाबाद में ही है। अच्छा, और वो कोई भी कर सकता है या फिर उसके लिए मतलब? नहीं, कोई भी कर सकता है। तो उन्होंने एक्चुअली क्या है कि उनका थिंकिंग ऐसा था कि मुझे राइट इंस्टीट्यूशन से प्रॉपर गाइडलाइंस वाला एजुकेशन मिले। अभी अगर आप सेपरेट इंस्टीट्यूट्स में जाओगे तो आपको मिलेगा ही, बट ये एज एन ऑथोराइज था और फ्लुएंट। जैसे कि अभी कैसा हो गया कि स्कूल्स में भी सिखाते हैं, बट वो क्या है कि वो अगर आपका अल्फ़ाबेटिकल या थोड़ा कन्वर्सेशन नॉर्मली हाय हेलो कैसे होता है वो बेसिक हो गया। बट स्पेसिफिक अगर आपको डीप डाउन जाना है तो आपको प्रॉपर उसके अंदर आना ही पड़ेगा, वरना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे एनरोल करवाया था। उसमें भी लाइक नॉलेज इसलिए करवाया था क्योंकि क्या है कि अगर यूरोप इज़ अ बिग मार्केट तो मुझे एज ए लैंग्वेज आती है, अगर मैं उससे कम्युनिकेशन उसकी लैंग्वेज में करूँगा, जैसे कि आप बाहर जा रहे हो, गुजरात से बाहर जा रहे हो, समझ लो यूएस जा रहे हो, आपको टूर गाइड गुजराती में बोलेगा तो आपको कैसी फीलिंग आएगी? आपको होमली फीलिंग आएगी ना। तो वहाँ से जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो उसको अगर मैं फ्रेंच में उसकी लैंग्वेज में बात करूँगा तो दैट वुड बिल्ड अ ग्रेट ट्रस्ट लेवल। तो वो हिसाब से मैंने लैंग्वेजेस लर्न की वहाँ पे। काफ़ी मैंने 3 साल बिताए। मेरे स्कूलिंग के वक्त वो भी चालू ही था। एज अ इवनिंग के टाइम पे मैं वहाँ पे जाता था, तो उस हिसाब से मैं मैनेज करता था मेरा टाइमिंग्स, और उस हिसाब से मैं ब्रेक्स भी रखता था। तो वो पूरा वैसा था। और स्कूलिंग के बाद अपने 12th तक आपकी स्कूलिंग कंप्लीट हो गई? हाँ, 12th के वक्त तक स्कूलिंग कंप्लीट हो गई थी। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी तो चलो कैसा ट्रेंड है कि स्कूल्स में है कोई भी, तो जैसे कि उसने कॉमर्स लाइन ली, साइंस लाइन ली, आर्ट्स लाइन ली, उसमें से अगर आपका ग्रुप है तो कोई एक जन ले रहा है साइंस, तो क्या करेंगे? हाँ, तो वो जनरल वही लाइन में जाएगा। उसको पता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि उसको एक्चुअली क्या करना है आगे जाके। मेरे फ्रेंड ने लाइन ये ली है तो मैं जा रहा हूँ उस लाइन में, ठीक है। मेरा केस बिल्कुल डिफरेंट था। मैं जब 14 ईयर्स का था तब से मेरा क्लैरिटी था ही दैट मुझे टूरिज्म में ही आना है। तो मैंने उस हिसाब से मेरी प्रिपरेशंस स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि कुछ लोगों को तो ऐसा है कि साइंस लेने के बाद वापस कॉमर्स इंडस्ट्री में जाते हैं, तो वो मेरे साथ वैसा केस नहीं था। मेरा प्रॉपरली सेट ही था कि मुझे कॉमर्स करके टूरिज्म में ही आना है, बिकॉज अगर मेरा इंटरेस्ट ही इसमें है तो मैं दूसरा कोई लाइन या दूसरा कोई इंडस्ट्री में क्यों जाऊं। तो मतलब एक हम यहाँ से टेक अवे ये ले सकते हैं कि अगर हो सके तो 8 to 10th वाला जो पीरियड है, हाँ, स्टैंडर्ड का पीरियड है, तब थोड़ा एक्सप्लोर करें और देखें कि कौन सी फिट मेरे लिए सही है। हाँ, और तो उस हिसाब से मैं साइंस या कॉमर्स में भी बाइफरकेट कर पाऊंगा और उसके साथ साथ फ्यूचर में भी थोड़ा उस हिसाब से थोड़े अच्छे डिसीजन। यस, करेक्ट। आप एक्सप्लोर करिए, आप इंडस्ट्री कौन सी आपको फैसिनेट करती है वो देखिए। आप किस में आपकी इनर स्किल क्या है। हर एक के अंदर एक स्किल होती है, हर एक के अंदर एक टैलेंट होता है। तो आप अपना टैलेंट अपने आप से पूछिए कि मुझे क्या करना है आगे जाके, कौन सी इंडस्ट्री में जाना है, तो उस हिसाब से आप फाइंड आउट करिए। क्योंकि अगर उस हिसाब से प्लानिंग के साथ चलेंगे तो आपको आगे जाके कोई डिफिकल्टी आएगी नहीं। तो वो चीज़ है। और फिर मतलब आपने 12th के बाद कॉमर्स के बाद ही आपने कोई डिप्लोमा शुरू किया या फिर ग्रेजुएशन डिग्री शुरू की? हाँ, एक्चुअली 12th तक जब मैं पहुंचा तब तक मुझे पूरी ये इंडस्ट्री की फुल फ्लेज नॉलेज हो चुकी थी। मेरे फादर से ट्रेनिंग लेके, ग्राउंड वर्क से लेके, कैसे ऑफिस वर्क से लेके, कॉरस्पॉन्डेंस, ऑपरेशनल, कैसे मैनेज होता है टूर, क्या क्या रिस्पॉन्सेज आते हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, उसको कैसे आपको केटर करना है। क्योंकि बेसिकली हम जैसे कि टूरिज्म है, दैट इज अ सर्विस इंडस्ट्री, तो आपको में तो प्रैक्टिकल नॉलेज ही ज़्यादा। हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑन साइट मिल गया। हाँ, तो प्रैक्टिकल नॉलेज। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन है,
80% और बाकी के 20% अगर आपके साथ कुछ आया, कोई टूर के वक्त कुछ प्रॉब्लम है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि उसको आप कैसे केटर कर सकते हो, वो मैंने सीखा। कैसे कैसे रिक्वायरमेंट्स आती है वो मैंने सीखा। तो तब तक मैं पूरा नॉलेज ले लिया था पूरा। और उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन मैंने यहाँ पे अहमदाबाद यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मेरा अभी IMBA इन फैमिली बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स कर रहा हूँ मैं। वो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, दैट इज़ विथ मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और अभी मैं करंटली वहाँ पे सेकेंड ईयर में हूँ। अच्छा, अभी आप सेकंड ईयर मैं सेकेंड ईयर में, साथ साथ बिजनेस। यस, बिजनेस भी। तो मैं अभी करंटली ऑफिस पे ही आता हूँ। वो मेरे लेक्चर्स ख़त्म करके सब कुछ, अगर मेरा वर्क है या असाइनमेंट्स है वो सब कंप्लीट करके मैं यहाँ पे ही आता हूँ। और दूसरी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 12th के वक्त भी मेरी जो पढ़ाई होती थी वो मेरे ऑफिस में ही होती थी। सो आई वॉज लाइक मेरे ट्यूशन्स थे, तो मैंने मेरे पर्सनल ट्यूशन्स रखवाए थे, ताकि क्या, हाँ टीचर यहाँ पे मेरे ऑफिस में, लाइक मुझे ऐसा था कि मुझे दोनों चीज़ ये छूटनी नहीं चाहिए, वरना फिर एक बार ब्रेक, तो फिर हाँ ग्रिप चलेगी तो फिर मुझे पॉप अप करना मुश्किल हो जाता था। तो जैसे कि मेरा अकाउंट्स हो गया, स्टेट्स हो गया, दैट आर, वो उस वक्त पे अगर फोकस करना बहुत हार्ड, और उसमें आपको माइंडसेट रखना पड़ता था कि मुझे ये करना ही है, पढ़ाई भी ज़रूरी थी। तो उस वक्त मेरे ट्यूशन्स भी ऑफिस पे ही होते थे। तो उस टाइम पे मैं अकेले दूसरे कैबिन में जाके 2 घंटे की मेरी पढ़ाई हो जाती थी ट्यूशन्स के साथ, असाइनमेंट्स के साथ, फिर मैं वापस ऑफिस में बैक टू वर्क आ जाता था। तो अभी आपका हमें थोड़ा ओवरव्यू मिल रहा है कि आपने कैसी आपकी जर्नी रही है, और कैसे आपने सीखा ये सब, और कैसे अभी आप वर्क कर रहे हो इस इंडस्ट्री में। तो आप हमें थोड़ा टूरिज़्म इंडस्ट्री के बारे में बताइए कि मतलब टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ में कितने कितने पार्ट हो सकते हैं, कैसे कैसे लोग बिजनेस अलग अलग कर सकते हैं, और कैसे अभी एक्चुअली टूरिज़्म इंडस्ट्री वर्क कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा हाईलाइट आप बता सकते। टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री के जो कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि टूरिज्म के अंदर पूरा वर्ल्ड है। टूरिज्म वर्ड आ गया है, यानी पूरा वर्ल्ड है आपके पास। आपको ज़रूरत रहेगी, और पूरा वर्ल्ड अगर आपको करना है तो आपका पास टीम नॉलेज एक्सपर्ट टीम नॉलेज होना जरूरी है। इंटरनेट से भी कितना ही ढूंढ पाओ, कोई एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी कि आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सके कि कैसे काम होगा। करेक्ट। अगर आप अभी गूगल या विकीपीडिया सर्च करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट व्हाट इज द पॉइंट? अगर आपको कहीं पे प्रैक्टिकली जाना है तो वो गूगल विकीपीडिया हेल्प नहीं करेगा आपको। गूगल विकीपीडिया भी आपको उतना ही इंफॉर्मेशन देगा कि उसके पास अवेलेबल है इंटरनेट पे, किसी ने पुट ऑन किया है तो फ्रॉम द सिस्टम। अगर आपको लोकल थोड़ा नॉलेज चाहिए, क्या क्या ये डेस्टिनेशन पे क्या क्या आप घूम सकते हो, क्या क्या इसकी रियल एसेंस है, वो करना है, तो वो आपको फ्रॉम आवर सर्विस प्रोवाइडर ही मिल सकता है। तो टूरिज्म एक बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है। आप उसको जितना, अगर आपके अंदर पैशन है, आपके अंदर स्किल है, तो आप उसके ये इंडस्ट्री में आइए। आप इसको 2-3 साल सीखिए, कैसे वर्क होता है, कैसे काम होता है। मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, अभी करंटली भी मैं सीख ही रहा हूँ, क्योंकि एवरी डे इन टूरिज्म इज़ अ न्यू लर्निंग। एवरी डे इन टूरिज्म इज़ अ न्यू लर्निंग। तो मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ कैसे कैसे चैलेंजेस आते हैं, उसको कैसे फेस करना है। और टूरिज्म, अगर हम पर्टिकुलरली गुजरात की बात करें, तो मैं अभी 10 से 15 साल की कंपैरिजन करूँ तो 18% अभी इंक्रीज हुआ है टूरिज्म ईयर टू ईयर के उस हिसाब से इंक्रीज और इंक्रीमेंट हुआ है। वो क्यों? क्योंकि टूरिज्म बोर्ड्स भी अभी काफ़ी प्रोएक्टिव है, जैसे गवर्नमेंट की भी स्कीम्स और वो सब। हाँ। और गुजरात में भी स्पेशली जैसे गुजरात टूरिज्म है, वो भी अवेयरनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा यस। तो गुजरात टूरिज्म हो गया, स्टेट टूरिज्म बोर्ड्स हो गए डिफरेंट स्टेट्स के, तो वो सारे बहुत प्रोएक्टिव हो गए। अभी मैं पर्टिकुलरली एग्जांपल लूँ गुजरात टूरिज्म का, तो वो गुजरात के जितने प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन है स्पॉट्स है, उसका अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी सारी उसकी डेस्टिनेशन नॉलेज वीडियोस रख रहा है, काफ़ी वेबिनार्स कर रहा है आउटसाइड गुजरात के टूर ऑपरेटर्स के साथ। काफ़ी आउट ऑफ इंडिया भी एक्सपोज जैसे हो रहे हैं, तो उसमें भी पार्टिसिपेट हो रहा है। काफ़ी नई पॉलिसियाँ ला रही है। अभी रिसेंटली उन्होंने हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी और फिल्म टूरिज्म पॉलिसी काफ़ी इंट्रोड्यूस की है, तो उसकी वजह से इन शॉर्ट सबको बेनिफिट मिल रहा है। और उसकी वजह से मोटिवेशन टूर ऑपरेटर्स को भी होती है कि नहीं, अभी गुजरात में विजिट्स
बढ़ेगी ड्यू टू अपॉर्चुनिटीज। तो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे वो शोकेस हो रहा है। तो टूरिज्म बोर्ड प्रोएक्टिव होगा तो आपको अगर हाँ मतलब कोई भी गवर्नमेंट अगर प्रोएक्टिव होगी तो उसके कारण उसके जितने भी पॉपुलेशन है, मान लो कि उनके जितने भी इंटरनल बिजनेसेस है उनको फिर डायरेक्टली फायदा। हाँ इनडायरेक्टली फायदा होगा ही। और गुजरात टूरिज्म हो गया, फिर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म भी अगर आपको पता होगा तो कि कोविड के बाद देखो अपना देश और इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन बहुत ही हिट हुआ था। तो वो कैंपेन्स वर ऑफ डिफरेंट लेवल। तो वो कैंपेन्स आउट ऑफ इंडिया पहुंचाना थ्रू सोशल मीन्स एंड थ्रू वेबसाइट्स, तो वो कैंपेन भी हमारे टूरिज्म को बहुत अच्छी तरीके से केटर हुआ था। देन उसके बाद अगर हम देखने जाए कि डिफरेंट सेक्टर्स है टूरिज्म में, जैसे कि स्पिरिचुअल टूरिज्म हो गया, हेरिटेज टूरिज्म हो गया, मेडिकल टूरिज्म हो गया। ये अलग अलग टूरिज्म के डोमेन्स। यस अलग अलग डोमेन्स आप बोल सकते हो कि ये अलग अलग डोमेन्स है। जैसे कि अगर आप बाहर से यहाँ पे आ रहे हो कुछ सर्जरी के लिए या फॉर उसके लिए कोई ऑपरेशन के लिए, तो आप मेडिकल के साथ साथ आप टूर्स भी कर सकते हो, तो दैट इज प्रमोटेड एज अ मेडिकल टूरिज्म। बराबर। और हेरिटेज टूरिज्म है, तो अगर हेरिटेज है जैसे कि अहमदाबाद है, वो इंडिया का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, तो उसका जो हेरिटेज का एसेंस है वो आप घूमने आ रहे हो तो वो हेरिटेज को ही फोकस करेगा। तो वो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स है। अभी वेलनेस टूरिज्म पे भी काफ़ी फोकस हो रहा है, इको टूरिज्म पे भी काफ़ी फोकस हो रहा है। तो टूरिज्म इटसेल्फ मैं बोलूँगा कि आफ्टर बॉलीवुड इंडस्ट्री अगर आप देखने जाए जो ग्लैमरस है और जो इनोवेटिव इंडस्ट्री है वो टूरिज्म इंडस्ट्री ही है। अगर आप अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लोर करें तो आप अपना इनोवेशन आप उसके अंदर पुट ऑन करके आप कुछ नया ला सकते हो टूरिज्म इंडस्ट्री में। जैसे कि अभी इंटरनेट का यूज़ करके इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर्स और वो सब रील्स और वो सब क्रिएट करते हैं टूरिज्म की रिलेटेड, तो उसके कारण भी टूरिज्म का क्रेज बोल सकते हैं हम कि ज़्यादा बढ़ा है कि हाँ। ज़्यादा लोकेशंस विजिट करते हैं। यस जो कि पहले बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी होती थी, जो कि अनएक्सप्लोर्ड होती थी, बट सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को पता चला कि भाई ये सब भी अवेलेबल है। और हमारे नज़दीक में कई कई जगह पर तो ऐसा होता है कि गुजरात में ये जगह अवेलेबल है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, बट लोगों को मालूम नहीं होता। बट क्योंकि इंटरनेट है, लोगों ने वहाँ पर रील्स और वो सब देखा तो फिर वहाँ पर टूरिज्म। यस अभी इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा दैट धोलावीरा, अगर आपको पता है तो धोलावीरा अभी रिसेंटली में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर हुआ। तो हम एज अ पिंक्स एज अ कंपनी हम लोग वहाँ पे 5 साल पहले से उसको प्रमोट कर रहे हैं। हम लोग वहाँ पे ग्राम पंचायत के साथ सरपंच के साथ रह के धोलावीरा टूरिज्म रिसोर्ट ऑपरेट करते हैं। बराबर। तो 5 साल पहले मैं और मेरे फादर ने वहाँ पे विजिट की थी, तब कुछ भी नहीं था धोलावीरा में। हाँ, और तभी लोगों में ऐसा कंफ्यूजन था कि धोलावीरा यानी धोलेरा। तो वो लोग मिसप्लेस करते थे। लाइक इतना बढ़िया डेस्टिनेशन है, बहुत स्कोप है, तो उसको डेवलप क्यों नहीं किया जाए, हमने ऐसा सोचा। तो हमने वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की विजिट करवाई धोलावीरा में, फिर जितने भी मिनिस्ट्री टूरिज्म मिनिस्टर एक्स टूरिज्म मिनिस्टर की विजिट करवाई जवाहर चावड़ा की वहाँ पे, फिर एडीजी जो इंडिया टूरिज्म के थे उनकी विजिट करवाई कि धोलावीरा में स्कोप है। क्योंकि वहाँ पे एक तो हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट है, वहाँ पे फॉसिल पार्क है हज़ारों साल पुराना। मॉनसून के टाइम पे वहाँ पे आपको मैक्सिमम 2 लाख से 1.5 लाख फ्लेमिंगो बर्ड वॉचिंग होता है। वहाँ पे वाइट डेजर्ट है। फिर वहाँ पे इंडिया का लास्ट बीएसएफ चेक पोस्ट है। फिर अभी रिसेंटली बहुत लोग रील में और कहीं बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोट कर रहा है, आपको पता हो तो चीपर पॉइंट। यस। हाँ, तो वो एक्चुअली पॉइंट था नहीं, वो पॉइंट बन गया। वो पॉइंट एक्चुअली क्या हुआ था कि हम लोगों की विजिट थी वहाँ पे, हम ऐसे ही उस वक्त रैंडमली जाते रहते थे धौलावीरा। तो धौलावीरा हम लोग जा रहे थे, तो रास्ते में राइट साइड से रास्ता जा रहा था कहीं पे, बट वहाँ पे प्लांट्स और बुशेस और वो सब कांटे और वो सब वहाँ पे ग्रो हुए थे। तो फिर वहाँ पे लोकल पर्सन को हमने बुलाया, मेरे और मेरे फादर ने वहाँ पे जाके। तो हमने बोला कि यहाँ पे क्या है, तो कि वहाँ पे कुछ है नहीं, वहाँ पे बस फिनिश हो जाता है लैंड, आप ऊपर से पूरा व्यू दिखता है वाइट डेजर्ट का। तो कि जाने का कहाँ से,
के जाने का यहीं से। तो फिर हमने बोला कि जाएंगे कैसे, रास्ता ही नहीं है, तो जाएंगे कहाँ से। तो फिर उन्होंने बोला कि यहाँ से ही जाना पड़ेगा, मैं मेरा ट्रैक्टर लेके आता हूँ, आप उसमें बैठ जाइए, हम उसमें चलते। तो हमने बोला ठीक है चलिए। तो फिर वो लेके आए और वहाँ पे जाके पॉइंट देखिएगा आप, तो वहाँ पे अगर आप खड़े रहेंगे ना तो आपको 360 व्यू मिलेगा वाइट डेजर्ट का, जो अभी करंटली छिपर पॉइंट बन गया है जो मैंने बताया आपको। तो उस वक्त वहाँ पे हमने बोला कि आप कुछ करवाइए इसको। उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, 4 साल पहले की, कि आप ये कुछ जेसीबी या उसको बुलवा के करवा दीजिए, तो ये अच्छा स्कोप, टूरिस्ट अट्रैक्शन करना है ना, एक नई लोकेशन एक नई लोकेशन क्रिएट करनी है। अगर आप टूरिस्ट को जितना अगर प्रमोट करवाएंगे ये डेस्टिनेशन को, जैसे धौलावीरा में, तो उतना वो वहाँ पे आएगा विजिट के लिए अपनी फैमिली के साथ। तो फिर हाँ लोकल बिजनेस होगा। तो हमने फिर सरपंच के साथ बात की, फिर कमेटी के साथ बात की, तो उसमें हमने बात करके वो पूरा एरिया क्लियर करवाया। तो आज वो पॉइंट हो गया है बढ़िया सा। तो अभी जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हो, ब्लॉगर्स हो, वो पॉइंट के बिना धौलावीरा में एंट्री नहीं करते। तो वो एज अ डेस्टिनेशन इतना डेवलप हो गया है कि अभी वहाँ पे 30 to 35 किलोमीटर्स रोड बन रहा है वाइट डेजर्ट में, जो धौलावीरा को कनेक्ट करेगा। तो नॉट ओनली धौलावीरा, अभी आप शिवराजपुर बीच देखिए, ब्लू फ्लैग बीच का, उसको द्वारका में, पहले द्वारका में ऐसा था कि एज अ स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन, बस अगर आप कोई यंगस्टर को बोलोगे कि भाई द्वारका जाना है, तो क्या मैं नहीं आ रहा, आप जाओ। फैमिली अगर ऐसा बोलेगी कि हमको द्वारका जाना है, आप चले जाओ, मैं नहीं आ रहा। बट अभी वो ऑल ईयर राउंड डेस्टिनेशन बन गया है। और नॉट ओनली फॉर स्पिरिचुअल, बीच टूरिज्म वहाँ पे डेवलप हो गया है। वहाँ पे इतना सारा ट्राइबल टूरिज्म हो रहा है, बर्डिंग टूरिज्म वहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो अभी पहले 1 नाइट 2 डेज सबको लगते हैं, द्वारका जी के दर्शन कर लिए, चलो वापस, 1 नाइट वहाँ पे होटल ले लिया। अभी वहाँ पे 4 स्टार 5 स्टार होटल्स है, 3 नाइट 4 डेज का पूरा पैकेज हो रहा है वहाँ पे द्वारका में। तो और वहाँ पे हम लोग अभी डबल डेकर बस भी ऑपरेशनल है हमारी साइट सीन के लिए, देखो द्वारका के नाम से। तो वो द्वारका, सोमनाथ और ये सब डेस्टिनेशन जितने डेवलप हो गए, अभी रिसेंटली में फिर नाड़ा बेट भी अच्छा खासा डेवलप हो गया। तो टूरिज्म नाड़ा बेट जस्ट लाइक वाघा बॉर्डर है, बॉर्डर टूरिज्म के लिए, तो वो आप 1 डे विजिट कर सकते हो। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वर्ल्ड फेमस। तो वो इतना सब कुछ है गुजरात के पास कि कुछ ऐसा ही नहीं है कि कुछ नया लाए। गुजरात एक ऐसी गुजरात के अंदर टूरिज्म इंडस्ट्री में ऐसा है कि वो वेलकमिंग इंडस्ट्री है। गुजरात की गवर्नमेंट हो या गुजरात टूरिज्म हो, अगर आपके पास अगर बेनिफिट हो रहा है टूरिज्म को, तो कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट करते रहेंगे। तो बेनिफिट ऑल इन सोल गुजरात को ही हो रहा है कि लोग बाहर जाके आउट ऑफ गुजरात या आउट ऑफ इंडिया गुजरात को जानेंगे कि नहीं, गुजरात के अंदर ये है और इतना पोटेंशियल है। तो ऐसी चीज़ है। पहले थोड़ा टाइम पहले ऐसा होता था कि गुजरात विजिट करने में बहुत ही कम लोग आते थे और फॉरेनर्स तो गिन चुन के ही आते थे। हाँ, बट आई गेस अभी वो टाइम चल रहा है जो कि आई गेस जब से बच्चन ब्रांड एम्बेसडर बना है कि गुजरात टूरिज्म के वो ब्रांड एम्बेसडर बना है ना। यस, गुजरात टूरिज्म के। हाँ, तो तब से वो जो कैंपेन एक हुआ था, उसके बाद फॉरेनर्स की विजिट भी बढ़ रही है और दूसरे जो भी स्टेट्स है वहाँ से भी लोग आ रहे हैं। यस, करेक्ट। अभी एक जैसे कि आपने मेंशन किया कि गुजरात पहले नहीं था, तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि मैंने 2019 में विजिट किया था लंदन में WTM जो है वो बहुत ही बड़ा टूरिज्म का एग्जीबिशन है, ट्रैवल एंड टूरिज्म का, वर्ल्ड ट्रैवल मट। तो वहाँ पे पहली बार उन्होंने गुजरात को शोकेस किया था वहाँ पे। तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया था। जो इंडिया टूरिज्म के स्टॉल के अंदर उन्होंने अक्षरधाम को शोकेस किया था, गुजरात के अक्षरधाम को, दिल्ली वाला नहीं। मतलब जो लंदन में जो एक्सपो था टूरिज्म के, हाँ, उसमें उसके अंदर, और उसके अंदर गुजरात टूरिज्म ने भी पार्टिसिपेट किया था। उसके अंदर हमारा डेस्क था पिंक्स का। तो उस वक्त भी टूरिज्म के MD थे, फिर टूरिज्म मिनिस्टर थे, वो भी वहाँ पे प्रेजेंट थे ड्यूरिंग द एक्सपो। और उसमें है ना टूरिज्म के मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं खड़ा था डेस्क पे, तो जितने भी टूर ऑपरेटर्स वहाँ के या कुछ स्टूडेंट्स की भी विजिट रहती थी यूनिवर्सिटीज़ के, तो एज अ एक्सप्लेनेशन हम लोग वहाँ पे देते थे कि गुजरात क्या है, ये है। तो कुछ मुझे आई थिंक सो पेरिस या इटली से थे कुछ टूर ऑपरेटर्स। तो मैं उनको गुजरात का प्रेजेंटेशन दे रहा था, तो उनको पता ही नहीं था कि गुजरात क्या है, कि गुजरात व्हाट इज़ गुजरात। उन्होंने मुझे ऐसा पूछा, मैंने फिर उनको एक्सप्लेन किया कि इंडिया के अंदर ही एक स्टेट है गुजरात, और
आप इतना इतना पोटेंशियल है इसके अंदर, हम लोग पिंक्स ट्रैवल से रिप्रेजेंट करते हैं, गुजरात टूरिज्म एक स्टेट टूरिज्म बोर्ड है। वैसे मैंने उनको एक्सप्लेन किया, तभी जाके उनको पता चला कि ऐसा गुजरात है, एक एज अ स्टेट एग्जिस्ट करता है। दूसरी चीज़ के दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी आए थे, तो वहाँ पे बैकड्रॉप में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू है जैसे ही सबको पता है, तो उसका पिक्चर लगा हुआ था। तो मैं वो एक्सप्लेन कर रहा था कि एज आप कितने डेज का टूर कर सकते हो, क्या क्या अट्रैक्शंस है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में, तो वो पूरा मैं एक्सप्लेन कर रहा था। तो उसको पता ही नहीं था कि ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोल रहा था, तो वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सुन रहा था। तो वो फिर मैंने एंडिंग में बोला कि नहीं, ये गुजरात के अंदर है स्टैच्यू, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू है जो रिसेंटली अभी हुआ है, तो आप आइए विजिट करिए। तो ऐसी चीज़ है। तो उस वक्त से लेके अभी तक आप देखेंगे तो बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस है गुजरात के टूरिज्म इंडस्ट्री में, क्योंकि पहले इनबाउंड टूरिस्ट इतना नहीं था, फॉरेनर्स की इतनी विजिट नहीं थी। या तो वो राजस्थान जाएगा, या तो फिर वो गोवा जाएगा, या तो फिर वो कर्नाटका चेन्नई जाएगा, दिल्ली आगरा, वो नॉर्थ में, हाँ ताजमहल, मतलब इंडिया, उनके लिए इंडिया मतलब ताजमहल। तो वही चीज़ था। बट अभी प्रोएक्टिव टूरिज्म बोर्ड्स और हम लोगों ने जो एफर्ट्स डाले थे कि नहीं, अभी इसको कुछ करना है कि गुजरात को कहीं पे भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कहीं पीछे हैं हम लोग एज ए टूरिज्म में। तो वो करते 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 टूरिज्म डेस्टिनेशंस प्रमोट करते करते हम लोगों ने उसको बूस्टअप किया। तो आपकी कंपनी का नाम जो पिंक्स ट्रैवल्स है, तो ये पिंक्स ट्रैवल्स नाम कैसे पड़ा? ये अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन ये वाला पूछा, बिकॉज बहुत लोग को ये नहीं पता। पिंक्स ट्रैवल्स एक्चुअली मेरे फादर के नाम के ऊपर से हुआ है उसका फॉर्मेशन। ऐसा है कि उनका नाम है पिंकल शाह। पिंकल का पिंक यानी पिंक, जो कंपनी का पिंक है वो, और शाह का एस यानी पिंक्स। वो दो वर्ड पिंकल और प्लस शाह इज इक्वल टू पिंक्स, तो उस हिसाब से कंपनी का नाम हुआ है पिंक्स ट्रैवल्स। अच्छा, अभी मैं समझा। तो आप जो पिंक्स ट्रैवल्स है उसमें कौन सी चीज़ें केटर करते हैं, और कैसे मतलब इनोवेशन का यूज़ और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कैसे आप अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करते हैं, उनका जो भी डेस्टिनेशन, जो भी, या फिर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम जिसको बोलते हैं, कि उनका प्रॉपर एक्सपीरियंस थे कि आप कैसे उनका नीड्स फुलफिल करते हैं? जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया दैट हमारा जो मोटो रहता है वो सर्विस रहता है, कि सर्विस, कस्टमर का सर्विस सेटिस्फेक्शन होना चाहिए जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी, हमारा पिंक्स के अंदर एक वो चीज़ रहती है कि हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे इंडस्ट्री में इनोवेशन आए। इंडस्ट्री में इनोवेशन लाके क्या हम लोग उसको फील दे सकते हैं कस्टमर को। जैसे कि अभी हम लोग कर रहे हैं, सारी सर्विसेज कर रहे हैं, टूर बुकिंग हो गया, होटल बुकिंग हो गया, एयर टिकट, पासपोर्ट, टूर्स, स्पेशल टूर्स, वन डे टूर्स, सब कर रहे हैं। इनोवेशन क्या? तो अभी रिसेंटली में हमने लॉकडाउन के वक्त हमने यहाँ पे, अगर आपको पता होगा कि हम लोग कहीं पे बाहर जाते हैं तो वो डबल डेकर की सिटी टूर करते हैं, लंदन में, दुबई में जाते हैं तो दुबई की सिटी टूर करते हैं। तो हमने यहाँ पे अहमदाबाद में डबल डेकर बस और द्वारका में डबल डेकर बस शुरू की थी, अभी भी करंटली ऑपरेशनली है। तो वो देखो अहमदाबाद और देखो द्वारका के नाम से डबल डेकर सिटी टूर्स चलती है। उसमें सुबह 9 बजे से लेके शाम के 4-5 बजे तक की गाइडेड टूर रहती है, और ये नॉर्मल बस नहीं है डबल डेकर बस, ये रेस्टोरेंट वाली बस है। अच्छा, मतलब उसके अंदर ही, हाँ, उसके अंदर लंच और वो सब। हाँ जी, उसके अंदर ही आपको फूड प्रोवाइड होता है। आई थिंक ये जो एक इंडिया के लिए आई गेस ये कुछ नया कंसेप्ट हाँ। है, जहाँ पर पूरा सिटी टूर जो है वो डबल डेकर बस में हो रहा है, और उसके साथ साथ आपको लंच भी मिल रहा है। हाँ, पूरा वन डे ट्रिप जैसा अहमदाबाद के लिए हो जाए। यस। जैसे कि अगर बाहर से कोई टूरिस्ट आ रहा है तो वो गाड़ी या ड्राइवर हायर करके या पर्सनली तो विजिट कर ही रहा है, वहाँ से गाइड अरेंज कर लेगा, कोई लोकेशन से या कहीं से भी अरेंज कर लेगा। बट ये डबल डेकर बस का एक एक्सपीरियंस ही उसको डिफरेंट मिलेगा। उसको एक तो एजुकेशनल टूर हो रहा है, अहमदाबाद के सारे साइट सीइंग प्लेसेस पे विजिट करके उसको नॉलेज भी मिल रहा है गाइड से, और उसको डबल डेकर का एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। तो वो हमारा जब हमने इंट्रोड्यूस किया तो हमारा मेन मोटो यही था कि कुछ नया लाए, कोशिश यही रहती है हमारी। और उसकी हमारे जैसे मैंने बताया पहले कि जो गुजरात टूरिज्म है उसका भी सपोर्ट अच्छा रहता है। बहुत जैसे कि चैलेंजेस फेस करने आए, कुछ भी हो,
बट ये शुरू करने के वक्त तो हाँ उसको स्टार्ट रखना ही है। तो ये डबल डेकर सिटी टूर्स का भी हमारा अभी जो बुकिंग है वो भी ऑनलाइन ही होता है टूरिज्म बोर्ड की वेबसाइट से, और गुजरात टूरिज्म बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ से ही बुकिंग होता है। मतलब आपका टाई अप है गुजरात। हाँ, तो वो कोलेब्रेशन अच्छा है, क्योंकि क्या है, हमने आइडिया प्रेजेंट किया था उनको। ये जो आइडिया था डबल डेकर का, वो एक्चुअली जब मैंने बताया मैं लंदन विजिट किया था वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट, वहाँ पे मैंने लंदन सिटी टूर देखी थी डबल डेकर बस। तो वहाँ से मैंने और मेरे फादर ने सोचा कि ऐसा अहमदाबाद में शुरू करते हैं, क्योंकि एक अलग एक्सपीरियंस होगा, कभी किसी ने शुरू की नहीं थी इंडिया में। तो फिर हमने बोला कि कुछ तो करना है, अभी ये अहमदाबाद में शुरू करते हैं टूरिस्ट के लिए। तो हमने यहाँ पे आके जितने भी मॉडल्स थे, पीपीटीज थे, वो पेपर वर्क, वो सब के ऊपर स्टडी किया। कितना उसका डायमीटर रहेगा, कितनी उसकी हाइट रहेगी रोड के ऊपर, बिकॉज वो भी देखना ज़रूरी है। ग्राउंड पे चल बना तो नहीं, अभी चलने के लिए क्या क्या कंप्लायंसेस लगेंगे वो भी देखना ज़रूरी है। मतलब अगर आप फॉरेन से भी कोई आइडिया ले रहे हो तो उसके लिए भी यहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, तो यहाँ पर मतलब अहमदाबाद का एनवायरनमेंट अलग है, तो उसके हिसाब से चैलेंज हाँ, क्योंकि अगर आप आइडिया लेके आ रहे हो, बट यहाँ पे भी आपको अगर बस रन करनी है तो वो कंप्लायंसेस होना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ट्रीज है, वायर्स है, तो उसका भी ध्यान रखना, किसी को लग ना जाए। तो वो भी हमने कॉरपोरेशन, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ रह के वो ट्रीज भी ट्रिम करवाए फॉर डबल डेकर बस। फिर उसकी जैसे कि मैंने बताया हाइट, डायमीटर क्या रहेगा, उसके हिसाब से उसको मॉडल मेकिंग किया। अभी ये जैसे कि बस बन गई थी पूरी, और उसके बाद कोविड आ गया। अपने जो बस का मैन्युफैक्चरिंग था वो भी यहाँ पर ही हाँ, बस का मैन्युफैक्चरिंग भी टोटली अहमदाबाद में ही हुआ है। अहमदाबाद में। हाँ, तो दोनों बस, और देखो अहमदाबाद और देखो द्वारका, दोनों बस का यहाँ पे ही हुआ है। और जो पोटेंशियल हमको दिखा कि नहीं, इसको हमें छोड़ना नहीं है, कुछ नया इनोवेशन ही लाना है, तो वो सोच से लेके जो मेहनत मैंने और मेरे फादर ने की थी यहाँ पे बस को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब मैंने भी 2-3 बार ऐसे रोड पर हाँ। में देखा है कि उसके अंदर मतलब जैसे ट्रैवलर्स और वो सब रहते हैं, तो मतलब मुझे भी आउटपुट तो दिख रहा है कि लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। और जो भी अगर बाहर से आ रहा है, या फिर मान लो कि अहमदाबाद का भी है, और हाँ। अहमदाबाद वालों ने भी मोस्टली सभी चीज़ें नहीं देखी। नहीं, अगर आप अहमदाबाद से भी हो और आपको पता है कि यहाँ पे गांधी आश्रम है, यहाँ पे सिटी सैयद मॉस्क है, यहाँ पे हटी सिंह जैन टेम्पल है, यहाँ पे दादा हरी निवाब है, बट ये एक एक्सपीरियंस की चीज़ है। ये आपको एक्सपीरियंस के लिए ही आप आते हो इसके अंदर कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और हमारा मोटो वैसे एक ही है कि जैसे यहाँ के इंडियन टूरिस्ट या इंडियन रेसिडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि लंदन सिटी टूर है, दुबई सिटी टूर, वैसे एक बार अहमदाबाद सिटी टूर करना मोटो है कि वहाँ अगर आप बाहर जा रहे हो या वहाँ से इनबाउंड टूरिस्ट भी यहाँ पे आते हैं, फॉरेनर्स, तो उनको भी लगना चाहिए कि नहीं अहमदाबाद सिटी टूर। वैसे हमारा मोटो वही है कि कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहे इसके अंदर। फिर हम लोग ने लॉकडाउन के वक्त मैंने और मेरी टीम ने 13 डिफरेंट आइटनरीज क्रिएट की गुजरात की, स्पेशली फोकसिंग ऑन वाइल्ड लाइफ एंड बर्डिंग, ट्राइबल एंड कल्चर, हेरिटेज टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, इको टूरिज्म। तो वो 2-3 महीने मैंने इतना वर्क किया है कि अगर वो जितनी भी आइटनरीज है उसमें आपको सब डिटेल्ड मिलेगा विथ फैक्ट फाइल, और वो एक भी वर्ड जो है वो कहीं से लिया हुआ नहीं है, ना तो कहीं वेबसाइट से, ना तो कोई बुक से। हम लोग ऑफिस में पूरी रात रहते थे वो आइटनरीज पे वर्क करने के लिए। मैं कई बार ऑफिस पे भी सोया हूँ, बिकॉज क्या है कि अगर कुछ करना है तो वो तोड़ू फोड़ू ही करना है। और वो लॉकडाउन का टाइम था कि जब सब लोग घर पे थे, या तो आप ऑफिस पे सिर्फ ऑफिस पे रहो, या तो हाँ, और एक चीज़ अच्छी हो गई लॉकडाउन के, मैंने कि उसका यूटिलाइजेशन अच्छा किया। 2 साल जो लॉकडाउन का था, या कोविड का भी, लॉकडाउन के बिन अगर कोविड का भी गिन ले 2 साल, तो वो परेशानी वाला तो था ही पूरी इंडस्ट्री के लिए। टूरिज्म के लिए तो बहुत, टूरिज्म के लिए तो मतलब पूरा ही ठप हो गया। पूरा, हाँ, अगर आप घर से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हो तो टूरिज्म तो कहाँ की चीज़ है। तो उसका भी मैंने बहुत ही बड़ा यूटिलाइजेशन किया। मैंने बहुत सारे वेरिड टूरिज्म डेस्टिनेशंस के सर्टिफाइड कोर्सेज किए और उसमें मैंने अप्रॉक्स 55 डेस्टिनेशंस किए मैंने सर्टिफाइड कोर्सेज। यानी क्या हो गया कि देखो पैकेजेस तो सब कर रहे हैं, यूएस हो गया, यूरोप हो गया, दुबई हो गया, टर्की हो गया,
बट ये जितने भी सर्टिफाइड कोर्सेज है तो एज अ ऑथराइजेशन कि जैसे कि कोई भी, जैसे कि यहाँ पे गुजरात टूरिज्म है, इंडिया टूरिज्म है, तो वहाँ की कंट्री के भी टूरिज्म बोर्ड होते हैं, तो वो लोग स्पेशलाइजेशन कोर्सेज में ऐसा सिखाते कि वहाँ क्या क्या साइट सीइंग प्लेसेस है, कैसे कैसे केटर करना है, अगर क्लाइंट वहाँ पे जाता है तो क्या क्या कॉम्प्लायंसेस आपको ध्यान में रखने हैं, ड्यूरिंग वीज़ा प्रोसीजर्स कैसी रहती है, फ्लाइट टिकट की कनेक्टिविटी कैसी रहती है, आइटनरी मेकिंग 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन का कितना रहता है, तो वो अलग अलग डेस्टिनेशन के अलग अलग ड्यूरेशन के कोर्सेज रहते हैं। तो वो मैंने सीखा वो लॉकडाउन के वक्त में। तो उस हिसाब से, क्योंकि नॉलेज अगर एक साइड आप कर रहे हो बट नॉलेज भी ज़रूरी है, गेन करना वाला कोई भी इंडस्ट्री पकड़ लो, आपने अगर नॉलेज गेन नहीं इसीलिए मैंने आपको पहले बोला कि मैं सीख ही रहा हूँ, अभी भी सीख ही रहा हूँ। तो वो लाइफ लर्निंग प्रोसीजर तो है ही। तो और जैसे बोला कि टूरिज्म एक एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग, तो वो चीज़ रहती है पूरी। तो आपने जैसा बोला कि आपने जो भी लॉकडाउन था उसका ये यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं किया, कि आपने ये सब कंटेंट क्रिएट किया मेनली आपके बिजनेस के लिए, करेक्ट? तो आपका बिहेवियर चेंजेस या कुछ आया आपके कस्टमर्स में कि अगर कोविड के पहले कुछ अलग पैटर्न चल रही थी, अभी शायद से कोविड के बाद शायद पैटर्न चेंज हो गई होगी? बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया है प्री कोविड और पोस्ट कोविड। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे, जैसे कि जितने भी स्टाफ से उन्होंने तो कोविड के वक्त ही इंडस्ट्री छोड़ दी थी दूसरी इंडस्ट्रीज में। मतलब पुराने जितने एम्प्लॉय, हाँ, मेरे ही नहीं बट बाकी कंपनीज की भी आप देख लीजिए कि जैसे कि उन लोगों ने इंडस्ट्री ही चेंज कर दी थी, क्योंकि उनका कोविड के वक्त कुछ ऐसा व्हाट विल बी द फ्यूचर वो था ही नहीं, तो क्या कर सकते थे। तो वो एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लॉस हुआ ही था। अगर मैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो प्री कोविड कैसा था कि ग्रुप टूर्स में जा रहे लोग विद महाराज, ठीक है, वहाँ पे जाके अगर आप यहाँ से हो, यहाँ पे एज अ गुजराती आप दाल रोटी और स्पेसिफिकली मैं बोलूँ रस स्वीट और वो सब लेके जा रहे हो, तो उसको वहाँ पे वही खाना है, ठीक है। वैसी टूर कोई भी जगह जा रहा है प्री कोविड, और प्री कोविड ग्रुप टूर्स में जा रहा है। अभी पोस्ट कोविड के वक्त कैसा हो गया था कि वीकेंड गेटवेज, छोटे छोटे टूर्स हो रहे थे, शॉर्ट डेस्टिनेशन टूर्स हो रहे थे, जैसे कि 2 दिन 3 दिन हो गया, यहाँ से सेल्फ ड्राइव लेके वो चले उदयपुर, एक नाइट 2 नाइट वहाँ पे स्टे कर दिया और वापस बैक टू अहमदाबाद, वैसे स्टे होते। फिर छोटे छोटे टूर में दुबई, जैसे जैसे ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस खुले तो दुबई की टूर होती थी, लोग होम स्टेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले के मुकाबले पोस्ट कोविड ज़्यादा पर्सनलाइज्ड हाँ, पोस्ट कोविड क्या है कि अभी सबकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। पोस्ट कोविड किसी को 3 स्टार में जाना है, किसी को 5 स्टार में जाना है, और मोस्ट प्रोबेबली सबको प्राइवेट टूर्स करनी है। जैसे कि आपका ग्रुप हो गया 10-15 लोग, तो आपका पर्सनल प्राइवेट टूर हो गया। और हम लोग एज अ फ्रॉम अ पिंक साइड हम लोग लोकल फूड या लोकल स्टेपल जो डाइट है उसको ही प्रमोट करते हैं, बिकॉज क्या है कि एक यही की चीज आप वहां पे जाके खा रहे हो तो क्या मतलब है। तो प्रॉपर आपको एक्सपीरियंस और आप टूरिज्म अगर आप घूमने जा रहे हो तो उसको भी थोड़ा जा रहे हो, उनको भी उस आपको नॉलेज मिलेगा कि यहाँ की ये फेमस है, यहाँ का कलनरी ये है, तो हम लोग वही प्रमोट करते हैं। लोकल वेंडर्स, लोकल वहाँ पे जो शॉप्स होती है कि आप वहाँ पे जाके वहाँ का फूड एक्सप्लोर करिए, करेक्ट, तो वो अच्छा रहता है। और अभी हम लोग रिसेंटली कलनरी टूरिज्म पे भी फोकस कर रहे हैं, तो उसके अंदर कलनरी टूरिज्म मतलब आप थोड़ा उसको डिटेल। कलनरी टूरिज्म मतलब कैसा है कि जैसे कि यहाँ पे अहमदाबाद हो गया, तो अहमदाबाद से बाहर से जो लोग टूरिस्ट आते हैं, तो जैसे कि यहाँ का फाफड़ा जलेबी हो गया, ढोकड़ा हो गया, खमन हो गया, तो वो उसको हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उसकी रेसिपीज, हाँ उसकी फूड रिलेटेड क्या रेसिपीज रहती है। अभी हम लोग रिसेंटली ब्लॉगर्स आए थे, तो उसकी ये कलनरी टूरिज्म पे हमने हमारी डबल डेकर बस में वो कुल्हड़ चाय रहती है, आपको पता हो तो, वो कुल्हड़ चाय, वो खमन, वो पात्रा, वो सब उनको बस के अंदर दिया था। मतलब पूरा लोकल एक्सपीरियंस उनको दिया था। मैं पर्सनली वो टूर में था, ऑल इंडिया से सारे ब्लॉगर्स आए थे, तकरीबन 40 ब्लॉगर्स हैं। तो जब टूर स्टार्ट हुआ था ना, तब मुझे बोल रहे थे कि 2 घंटे में खत्म हो जाएगा ना, 2 घंटे में खत्म हो जाएगा ना, 3 घंटे हो गए और फिर खत्म होने आया, तब मुझे बोल रहे थे खत्म हो गया। तो वो वैसा लाइक हम लोग हमारे पिंक्स के साइड से भी इतना पुट ऑन करके इतना एक्सपीरियंस ही देते कि वो सामने वाले को लगा कि नहीं मैं कुछ फील करके गया, वो फीलिंग जो, हाँ उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये खाली बिजनेस ही कर रहा है।
टूरिज्म कर रहे हो तो अच्छी तरीके से ही करो। तो वो हमारा जो प्रयास है वो वही रहता है कि हम अच्छी तरीके से डेस्टिनेशन को भी प्रमोट करें, कस्टमर को भी गाइड करें। और ऐसा नहीं हम कहीं पे बाहर जाते हैं, जैसे कि मैंने बहुत सारे एग्जीबिशंस अटेंड किए इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया में भी। दुबई में भी एटीएम अटेंड किया, यहाँ पे भी जैसे कि वेल नोन एग्जीबिशन है, टीटीएफ है, साटे है, ओटीएम है। वहाँ पे भी अगर B2B में देखने जाए टूर ऑपरेटर्स को, तो हम लोग ऐसा नहीं बोलते हमको ही बिजनेस दो। अगर आप कहीं पे भी यहाँ पे फंस गए हो, गुजरात में कोई सर्विस में कहीं से भी आपने करवाया हो, आप कहीं पे फंस गए हो, तो आप हमको 24/7 कांटेक्ट कर सकते हो। और आज के डेट में भी मेरे फादर का अगर आप रात को 2 या 3 बजे भी कॉल करोगे तो भी उनका कॉल उठेगा। तो हमारा मोटिव यही रहता है कि अच्छी सर्विस तो देनी ही है, बट अगर कहीं पे कुछ हो सकता है अपने कॉन्टेक्ट से या अपनी हेल्प से किसी की टूर नहीं बिगड़नी चाहिए, तो वो हम करते ही। ऐसा नहीं है कि हमको बिजनेस दिया है, नहीं दिया है तो हम उसको नहीं हेल्प करेंगे, वैसा नहीं रहता है। तो आपका फोकस मेजरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फोकस है वो कस्टमर को एज अ सर्विस लेवल सेटिस्फाई करना है। और आप इतने इनोवेशंस करते रहते हो, तो उसके लिए आपको अवार्ड्स या रिकॉग्निशंस कौन कौन से मिले, तो आप उसके बारे में थोड़ा मैं पिंक्स की बात करूँ अगर स्पेसिफिकली, तो हमें काफ़ी रिकॉग्निशंस मिले हैं ड्यू टू आवर वर्क। तो उसमें सारे तो मैं नहीं गिनवा सकता, बट 22+ रिकॉग्निशंस है पिंक्स में। अगर मैं मेरे पर्सनल बात करूँ तो मेरा फर्स्ट जो अवार्ड था वो मुझे मिला था EDTOI। EDTOI यानी एक नेशनल लेवल एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया, उसका फुल फॉर्म है। तो उसका कन्वेंशन था यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में 2021 में। तो उसके वक्त मेरे फादर और मेरी विजिट थी वहाँ पे कन्वेंशन के 3 से 4 दिन हम लोग वहाँ पे ही थे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में। तो वहाँ पे अप्रॉक्स 700 टूर ऑपरेटर्स थे, गुजरात टूरिज्म के ऑफिशियल्स थे, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के ऑफिशियल्स थे, काफ़ी सारे डेलीगेट्स थे जो वो कन्वेंशन में उन्होंने अपनी अटेंडेंस दी थी तो, और प्रेजेंट भी रहे थे। तो वहाँ पे मुझे एज अ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और EDTOI के थ्रू मुझे एज अ यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया का अवार्ड उन्होंने मुझे दिया था, क्योंकि उन्होंने एज अ दैट वो भी मुझे एक मोटिवेशन ही है कि नहीं, मेरे काम को देखकर उन्होंने वो अवार्ड मुझे प्रेजेंट किया। फिर मुझे यहाँ पे 2022 में यंग एंटरप्रेन्योर इंडियन अचीवर्स फोरम के थ्रू मिला था एक अवार्ड, और रिसेंटली मुझे मोस्ट डायनामिक लीडर इन ट्रैवल एंड टूरिज्म का मिला। अगर मैं डबल डेकर की भी बात करूँ तो हमको यहाँ पे गुजरात टूरिज्म में अवार्ड्स एवरी ईयर होते ही है। तो उसमें मोस्ट इनोवेटिव टूरिज्म प्रोजेक्ट का डबल डेकर को मिला था। फिर यहाँ पे तेलंगाना के टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने भी अवार्ड फंक्शन किया था, तो उसमें भी हमको बेस्ट टूरिज्म इनिशिएटिव इन इंडिया का भी डबल डेकर का अवार्ड मिला था। तो वो और बाकी बहुत सारे हैं। तो उस हिसाब से रिकॉग्निशंस तो मिलते ही है, बट अगर वर्क नहीं करोगे तो रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। ये हम बोल सकते हैं कि बाय प्रोडक्ट है जो आपने किया। हाँ, तो वो हमने जो काम किया उसको हमको वापस उसका आउटपुट या एज अ फाइनल आप बोल सकते हो कि हमको वापस मिल रहा है वो जो हम लोग कर, इट इज गिविंग बैक टू अस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिकॉग्निशंस एंड अवार्ड्स। तो वो चीज़ है। तो अगर कोई नया पर्सन है, उसको ये बिजनेस ज्वाइन करना हो एज अ टूरिस्ट बुकिंग, या फिर जो भी मेन टर्म जो भी होती है कि जैसे आपने बताया कि टूरिज्म में भी बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स या फिर सेक्टर्स होते हैं, तो अगर किसी को इस इंडस्ट्री में आना हो तो उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा कि कहाँ से उसको शुरू करना चाहिए? अभी मैं फ्यूचर में जो लोग टूरिज्म के अंदर आ रहे हैं उनके लिए मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि ये इंडस्ट्री बहुत ही वास्ट है। आप एक डिपार्टमेंट पहले पकड़िए, जैसे कि टूर गाइड ही ले लीजिए, या तो फिर टूर एस्कॉर्ट ही ले लीजिए, या फिर क्योंकि ऑपरेशंस हो गया, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, एक साथ आप सब कुछ नहीं सीख पाओगे। तो जैसे कि आप आ रहे हो टूरिज्म इंडस्ट्री में, तो पहले तो फॉर एग्जाम्पल एज अ टूर गाइड, तो टूर गाइड आपको क्या क्या, एक तो डेस्टिनेशन का नॉलेज होना चाहिए। टूर गाइड मतलब कोई भी डेस्टिनेशन पर मैं गया तो जो भी टूरिस्ट को जो भी एक्सप्लेन करेगा, जो एक्सप्लेन करेगा उसका पहले डेस्टिनेशन नॉलेज लीजिए आप कि क्या क्या वो डेस्टिनेशन की हिस्ट्री है। तो आप एक बार, क्योंकि क्या है, ग्राउंड वर्क
और ऑफिस वर्क दोनों टोटली डिफरेंट है। आप मेरे साथ यहाँ पे ऑफिस में बैठ के अगर मैं आपको समझाऊंगा और आप मेरे सामने बोलोगे डेस्टिनेशन का एक्सप्लेनेशन, वो एक अलग सिनेरियो हो जाएगा, और जब ग्रुप होगा ऑन साइट आप अगर समझाओगे तो वो डिफरेंट चीज़ हो जाती है। तो आप एक पे फोकस करिए, फिर आप एक दूसरा डिपार्टमेंट लीजिए, किसी जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में है उसके साथ आप अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है आपके दिमाग में, कुछ लाइक आपको कुछ नया आइडिया आया है, तो आप पहले उनके साथ डिस्कस करिए, शेयर करिए, डिस्कस करिए, बिकॉज वो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, तो उनको पता है ये कैसा वर्क होता है टूरिज्म इंडस्ट्री। मतलब कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए आप, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, और एक तरह से हम बोल सकते हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग। हाँ, और आपको आपका अपना अगर आपको आना ही है तो आपको पूरा 100% एफर्ट देना ही पड़ेगा। आपको टोटली लाइक नींद भूलनी पड़ेगी, आपको काम ही करना पड़ेगा। लाइक मैं अभी मेरी ही बात करूँ, मैं रात जैसे यहाँ से ऑफिस से भी घर जाता हूँ तो मैं काम ही करता हूँ 2 बजे तक, और आपको सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा, बिकॉज इन अ टूरिज्म इंडस्ट्री या कोई भी चीज़ हो, अगर आपको आना ही है तो पूरी तरीके से आओ, पूरा अपना एफर्ट डाल ही दो उसकी इंडस्ट्री में, क्योंकि आपको पता है आपको अभी आगे वही करना है, आपका स्किल उसमें ही दिखाओ। तो वो आप जितना उसके अंदर डीप डाइव मारोगे उतना ही आपको उसका आउटपुट मिलेगा। करेक्ट। तो वो चीज़ है। तो आई गेस हमने बहुत सारी चीज़ें आज के पॉडकास्ट में हमने कवर कर ली, यस, तो इसके कारण हमें बहुत कुछ नई चीज़ें जानने को मिली जो कि स्पेसिफिकली टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में थी, जो कि मुझे भी नहीं पता था। और गुजरात की भी कोई चीज़, जैसे कि आपने धौलावीरा के बारे में बताया, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट था। तो प्रीत शाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर। और मैं होप करता हूँ कि ये पॉडकास्ट के थ्रू बाकी, क्योंकि क्या है कि लोगों को टूरिज्म इंडस्ट्री से पहले आफ्टर कोविड ऐसा हो गया कि नहीं अभी ये इंडस्ट्री वापस बंद हो जाएगी, तो बट आई थिंक सो थ्रू आवर दिस कन्वर्सेशन और ये पॉडकास्ट के थ्रू बाकी और लोगों को थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा। नहीं, टूरिज्म में स्कोप है, और ये इंडस्ट्री ऐसा है कि एक्सप्लोर ही करते जाओ तो ही अच्छा है आपके लिए।